नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। इससे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। इसमें क्या रहता है बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो रहता है, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे, एकल संकरण किए थे, जिसमें कि केवल एक लक्षण को, एक कारक को एक समय के अंदर लिया गया था। उसके आधार पर मेंडल के दो निष्कर्ष निकले थे, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस के रूप में और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के रूप में निकला था। इसके अंदर अगर अपन देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पृथक्करण के नियम की अगर अपन बात करें, इस नियम में क्या रहता है, इस नियम के अंदर युग्मक बनते समय, युग्मक जब बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के समय जब युग्मक बनते हैं, तब दोनों कारक जो होते हैं वह अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि दोनों युग्मक आपस में पृथक पृथक हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक युग्मक को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है। अतः युग्मक किसी भी लक्षण के लिए सदैव शुद्ध होते हैं। इसे ही मेंडल पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे F1 पीढ़ी के आधार पर बनाया गया है। अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे कि कोई पौधा है जिसके अंदर उसके अंदर टी जीनोटाइप पाया जा रहा है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप पाया जा रहा है। इसके अंदर जो जीन पाए जा रहे हैं, एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी जीन है, यानी कि ये जीन है प्रभावी और दूसरा जीन है अप्रभावी। एक जीन है प्रभावी और दूसरा जीन है अप्रभावी, यानी कि रेसेसिव जीन है। युग्मक जनन क्या कहता है, युग्मक जनन के दौरान जब मियोसिस होता है उस वक्त ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, यह अलग अलग हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दोनों जो कारक हैं यह आपस में अलग अलग हो जाते हैं। इसको अगर अपन और अच्छे से इसमें समझने की कोशिश करें तो इस चित्र के अंदर अगर आप देखें तो देखिए, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो फैक्टर है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। दोनों क्रोमोसोम कौन से हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम है। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि मियोसिस के दौरान दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आपस में पैरिंग होती है। इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पैरिंग हुई आपस के अंदर, अगर ये मान लिया जाए कि यह जीन्स यहाँ मौजूद है, तब मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर यह दोनों क्रोमोसोम्स आपस में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपन एक कोशिका बनाते हैं और ये क्रोमोसोम्स हैं, इसमें अगर मियोसिस हो रहा है तब एक जो क्रोमोसोम रहेगा इधर जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर जाएगा और बीच में कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक जो, अगर ये कैपिटल टी माने, इसको स्मॉल टी माने, तो कैपिटल टी वाला एक इधर जाएगा और दूसरा स्मॉल टी वाला इधर जाएगा। दोनों जो कारक रहते हैं, दोनों कारक इनका आपस में सेग्रीगेशन हो जाएगा। यह एक सेल में जाएगा और यह सेकंड सेल में जाएगा मियोसिस के दौरान।
मियोसिस सेकंड की जो फेज आती है, मियोसिस सेकंड में एनाफेज सेकंड अवस्था आती है, उसके अंदर कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स होता है। अब इसमें देखिए जैसे कि ये दोनों कारक अलग अलग हो चुके हैं, दोनों ही अलग अलग युग्मकों के अंदर जाएंगे। देखिए ये एक युग्मक के अंदर गया, ये दूसरा युग्मक के अंदर गया। ऐसा हमेशा से ही हमेशा होता है। जब भी मियोसिस होगा, जब भी मियोसिस होगा, एक जीव में उपस्थित दोनों कारक, और ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक जीव में दो ही कारक उपस्थित रहते हैं। किसी भी जीन के लिए, किसी भी लक्षण के लिए दो कारक उपस्थित रहते हैं। इनको अपन आपस में क्या कहते हैं? एलिल कहते हैं। उसको आपस में अपन एलिल कहते हैं। और यह एलिल अलग अलग युग्मकों के अंदर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इनका आपस में पृथक्करण हो जाता है। यही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसमें अपन थ्योरी देखते हैं। कारकों का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज फर्स्ट अवस्था में होता है। ठीक है। कारकों का अंतिम पृथक्करण एनाफेज सेकंड के अंदर होता है। लास्टली जो डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, सेल्स डिवाइड हो जाती है, आपस में चार कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है मियोसिस के दौरान, वह एनाफेज सेकंड में होता है। मेंडल के इस नियम में कोई अपवाद नहीं पाया जाता है। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल के इस नियम में कोई अपवाद नहीं पाया जाता है। ये चीज़ कैसे अपवाद नहीं पाया जाएगा, इसको अगर अपन देखें, जैसे कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके अंदर क्या अपवाद पाए जाते हैं? इसके अंदर एक तो अपवाद पाया जाता है अपूर्ण प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। और इसके साथ ही एक और अपवाद पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, सहप्रभाविता को इंग्लिश में कहते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक है। मेंडल के जो फर्स्ट लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर दो अपवाद पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। जबकि अगर तीसरे नियम की अगर अपन बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम के अंदर एक अपवाद पाया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपवाद है लिंकेज। लिंकेज को अपन आगे आने वाले जो अपना जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर देखेंगे लिंकेज को। ठीक है बच्चों। अब इसी की अगर अपन बात करें, मेंडल के इस नियम में कोई अपवाद नहीं पाया जाता है। सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में मियोसिस के समय युग्मकों के निर्माण में कारकों का अलग अलग होना निश्चित है। कहने का तात्पर्य यही है कि केवल मेंडल का एक यही नियम है जिसके अंदर कोई अपवाद नहीं पाया जाता है। बाकी सभी नियमों में, बाकी दोनों नियमों के अंदर मेंडल के कोई ना कोई अपवाद ज़रूर पाया गया है। मेंडल का जो तीसरा जो नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी सर्वाधिक आलोचना की गई है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिंकेज के कारण अपवाद की उपस्थिति पाई गई है। लेकिन मेंडल का जो दूसरा नियम है उसके अंदर कोई अपवाद नहीं पाया गया है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे
तीसरा लॉ पढ़ेंगे मेंडल का, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।